हेलो एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के पैथोजेनिक मैकेनिज्म को हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरे। विब्रियो कॉलेरे के बारे में बताएं तो विब्रियो कॉलेरे एक्चुअल में हाईली मोटाइल कॉमा शेप्ड इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा बैक्टीरिया कॉमा शेप जैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हेलोफिलिक मतलब सॉल्ट में रिटेन करने वाला बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया, और एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसको मैं बयां करना चाहूँगा वो है एसिड लेबाइल। तो विब्रियो कॉलेरा एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है जो हाईली मोटाइल है, कॉमा शेप्ड है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हेलोफिलिक है और एसिड लेबाइल बैक्टीरिया है। इसके द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है जिसको कॉलेरा टॉक्सिन या कोलेराजेन के नाम से जानते हैं। विब्रियो कॉलेरे एक डिसीज कॉज करता है जिसको अपन कॉलेरा डिसीज कहते हैं, और यह एक वाटर बॉर्न डिसीज है। कॉलेरा टॉक्सिन की बात करें तो कॉलेरा टॉक्सिन टोटल 2 सब यूनिट्स से मिलकर बना हुआ रहता है, रेस्पेक्टिवली ए और बी। ए सब यूनिट के 2 पार्ट होते हैं जिसको हम A1 और A2 पार्ट से जानते हैं, और ए सब यूनिट कैटालिटिक पार्ट या यूनिट कहलाता है। बी सब यूनिट 5 पेंटामरिक स्ट्रक्चर है जो 5 डिफरेंट यूनिट्स से मिलकर बना रहेंगे बी सब यूनिट, और इसका मुख्य इम्पॉर्टेंट रोल है कि वह सेल से जा करके या सेल के रिसेप्टर्स से जा करके बाइंड हो जाता है। तो कॉलेरा टॉक्सिन या कोलेराजेन के कारण होता है जो विब्रियो कॉलेरी सिक्रीट करता है। इस कॉलेरा टॉक्सिन के मैकेनिज्म को समझने से पहले मैं आप लोगों को जी प्रोटीन और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में याद दिलाना चाहूँगा। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन में 7 बार एम्बेडेड है। अगर इसके एक्टिवेशन के बारे में जो हमने पहले डिस्कस करके रखा हुआ है कि इस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में जी प्रोटीन के प्रोटीन्स कपल्ड रहते हैं, और इस जी प्रोटीन के टोटल 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सब यूनिट्स से जीडीपी और जीटीपी दोनों ही अटैच हो सकते हैं। जैसे ही लिगैंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से अटैच होता है, तब अल्फा बीटा सब यूनिट्स जो जब इनएक्टिव जी प्रोटीन के स्टेट में असेंबल्ड है वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अल्फा सब यूनिट जीडीपी स्टेट से जीटीपी स्टेट पर आ जाता है। हमने पहले भी इस जी प्रोटीन के बारे में डिटेल डिस्कशन करके रखा हुआ है। अगर आप भूल चुके हैं तो आप वापस जा कर के इस चैनल के वीडियो में देख सकते हैं। तो अल्फा सब यूनिट जीडीपी से जीटीपी स्टेट पे पहुंचा तो जी प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। जी प्रोटीन तभी एक्टिव होगा जब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स से लिगैंड आकर के जुड़ेगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अल्फा सब यूनिट बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो जाता है, और यह जीडीपी स्टेट से जीटीपी स्टेट पर पहुंच जाता है। ये स्विच किस तरह से होता है हमने पहले बहुत अच्छे से डील करके रखा हुआ है। जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सामने ये डायग्राम मैं लेके आया हूँ। तो ये जी प्रोटीन एक्टिवेशन की बात हुई क्योंकि कॉलेरा टॉक्सिन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट लिपिड्स के बारे में हमको जानना जरूरी है जिसका नाम है गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स एक स्फिंगोग्लाइकोलिपिड है। स्फिंगोलिपिड्स में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि
आपको एक लंबी चेन एल्कीन की देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट कार्बन में CH डबल बॉन्ड CH, CH2 12 और CH3 जो चेन दिख रही है वो कार्बन 1 से आकर के जुड़ा रहेगा। आपको ये बात पता है कि फैट के स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और या एस्टरीफाइड होते हैं, और उनके अल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंट चेंजेस होकर के होते जाते हैं, तो वह डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिपिड बनाने का काम करता है। उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि सेकेंड कार्बन पे NHCOR ग्रुप प्रेजेंट रहता है स्फिंगोलिपिड में, और CH2OX ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ये X ग्रुप कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ग्लाइकोलिपिड या स्फिंगोग्लाइकोलिपिड कहने का मतलब यह है कि इस स्फिंगोलिपिड के ढांचे में ऑलिगोसैकेराइड्स का अटैचमेंट। अगर आप इस X में H ग्रुप डाल दें तो यह सीरामाइड स्ट्रक्चर कहलाता है, और इस सीरामाइड में अगर आप शुगर्स अटैच कर दें तो वह गैंग्लियोसाइड्स कहलाएगा। तो कॉम्प्लेक्स स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स जिसके सीरामाइड बैकबोन में 3 या 3 से ज़्यादा शुगर्स अटैच रहे या ओलिगोसैकेराइड्स का चेन अटैच रहे, जिनमें से एक एग्जाम्पल सियालिक एसिड आप देख सकते हैं N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड हो, तब यह गैंग्लियोसाइड्स कहलाएगा। यह गैंग्लियोसाइड्स को हम कॉमनली GM1, GM2, GM3, GD1, GD1, GD2, GT1 इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब सीरामाइड के साथ अब आपको ध्यान पर रखना है कि इस X में केवल आप H अटैच कर देंगे तो वह सीरामाइड बैकबोन बन जाएगा, और इस X पोर्शन में अगर आप शुगर अटैच कर देंगे तो यह गैंग्लियोसाइड्स बन जाएगा। आप लोगों के सामने जो लेफ्ट साइड में ग्रीन बैकग्राउंड में जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन स्फिंगोलिपिड का स्ट्रक्चर है। स्फिंगोलिपिड्स फिलहाल मैं अभी डिटेल में नहीं कर सकता, नहीं तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब जो 4 शुगर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, सेकेंड ग्लूकोज, थर्ड गैलेक्टोज और फोर्थ N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। इस गैंग्लियोसाइड के नॉमेनक्लेचर में आपको 1, 2, 3 जो देखा जा रहा है वो एक्चुअल में शुगर के सीक्वेंस है। अगर मैं आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊं, जिसमें लेटर G जो है वह गैंग्लियोसाइड को रिप्रेजेंट करता है, और सब्सक्रिप्ट्स M, D, T और Q मोनो डाई ट्राई क्वाट्रासियलिक एसिड को डिनोट कर रहा है कि कितने ओलिगोसैकेराइड चेन उससे अटैच है। इन सब को डिनोट कर रहा है। न्यूमेरिकल सब्सक्रिप्ट्स जो है 1, 2, 3 सीक्वेंसेस को डिनोट कर रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट के सीक्वेंस है। आपके सामने 1, 2, 3 गैलेक्टोसाइड है ना, N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये जो सीक्वेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर ये सीक्वेंस एज इट इज़ ओलिगोसैकेराइड चेन इस X पोर्शन पे जाकर के अटैच है तब हम उसको 1 डिनोट करेंगे। उसी तरह से सेकंड में हम लोगों के पास जो सीक्वेंस बताए गए हैं वह, और थर्ड जो है वो सीक्वेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। तो MDTQ वह सियालिक कंटेनिंग गैंग्लियोसाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में अगर अपन आगे बढ़े, जो कोलेटॉक्सिन का मेन मैकेनिज्म है, आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, क्योंकि कोलेराटॉक्सिन एलिमेंट्री कैनाल में वाटर कंटामिनेट या फूड कंटामिनेट होकर के हमारे स्टमक में एंट्री कर सकता है, क्योंकि विब्रियो कोलेरी एसिड लेबाइल बैक्टीरिया है, तो वह स्टमक में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो वह स्टमक से पास होकर के इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा, और इंटेस्टाइन में जो कंडीशन होता है वह बेसिक कंडीशन होता है। इस बेसिक कंडीशन में बैक्टीरिया बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। अगर मैं इंटेस्टाइन की लाइनिंग की बात करूं तो इसमें हम लोगों को एपिथेलियल लाइनिंग देखने को मिल रही है।
जो आपके सामने फिगर है वह एपिथेलियल लाइनिंग को दर्शा रहा है, जिससे आपके लेफ्ट हैंड पोर्शन पे ल्यूमन पोर्शन है और अंदर वाले सेलुलर पोर्शन रहेगा। इस एपिथेलियल सेल्स में जो लेफ्ट पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है उसको मैं ल्यूमन पोर्शन मान रहा हूँ, और राइट साइड का जो पोर्शन है, जो इस एपिथेलियल सेल का राइट साइड पोर्शन, वो सेलुलर पोर्शन कहलाएगा। कोलोरेक्टल टॉक्सिन जैसे ही इंटेस्टाइन पे पहुंचता है, उस इंटेस्टाइन में जो अपने यूनिट्स जो है बी यूनिट्स से वह इंटेस्टाइन के एपिथेलियल टिश्यूज़ में जा कर के बाइंड होता है, और इस एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है वह है GM1 रिसेप्टर। कोलोरेक्टल टॉक्सिन बी सब यूनिट से GM1 रिसेप्टर से बाइंड होगा। चूंकि आपको यह बात पता है कि बी यूनिट सेल बाइंडिंग यूनिट है और ए यूनिट कैटालिटिक यूनिट है, बी यूनिट जिस तरह से GM1 यूनिट से GM1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, तो ए सब यूनिट एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर मूव कर जाता है। जैसे ही ए सब यूनिट इस एपिथेलियल टिश्यू में बाइंड होता है, इसका फंक्शन कैटालिटिक फंक्शन है। तो यह किस तरह से और क्या कैटालिटिक सब यूनिट कैटालिटिक फंक्शन करता है, इसको आप ध्यान से कनेक्ट करेंगे जी प्रोटीन सिग्नलिंग से। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो कि 7 टाइम्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वह लिगैंड से जिस तरह से बाइंड होता है, तो वह अल्फा सब यूनिट से अल्फा सब यूनिट को एक्टिव करता है और उसके अल्फा सब यूनिट GTP स्टेट पर पहुंच जाता है। ये जो नॉर्मल कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ए सब यूनिट के आने से यह अल्फा GTP यूनिट में ADP राइबोस का एडिशन हो जाता है। ADP राइबोस का एडिशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ADP राइबोसाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे ही इस जी प्रोटीन में ADP राइबोसाइलेशन का प्रोसेस हुआ, जो कि एक पोस्ट ट्रांसलेशन मेथड है, मॉडिफिकेशन मेथड है, जो प्रोटीन में ADP राइबोस का एडिशन करके उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी प्रोटीन में जब ADP राइबोसाइलेशन हो जाता है, तो वह जी प्रोटीन कंटिन्यूसली एक्टिव स्टेट पे पहुंच जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यह कभी भी GDP स्टेट पे नहीं आएगा, जब भी बल्कि इसके लिगैंड अलग होने के बावजूद भी, या जी प्रोटीन इसको जी का प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनको इनएक्टिव करने का भी प्रयास करेगा, तब भी ये हम जी प्रोटीन हमेशा ही एक्टिव स्टेट पे पहुंच जाएगा। कहने का अर्थ है कि इसके अल्फा सब यूनिट हमेशा ही GTP यूनिट में GTP से बाइंड रहेंगे और ADP राइबोसाइलेशन इस जी प्रोटीन में हो जाएगा। अब अल्फा सब यूनिट GTP से बाइंड होगा तो वह एडिनालेट साइक्लेज को एक्टिव करेगा, और एडिनालेट साइक्लेज जो है वह ATP सबस्ट्रेट से साइक्लिक AMP बनाने का काम करता है। जैसे ही साइक्लिक AMP बनता है, साइक्लिक AMP PKA प्रोटीन काइनेस A को फॉस्फोराइलेट कर देता है। ये जो नॉर्मल सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, ये जी प्रोटीन सिग्नलिंग मैकेनिज्म ही है, लेकिन चेंज ये हुआ कि कोलेरा टॉक्सिन के आने से ए सब यूनिट ने जी प्रोटीन को ADP राइबोसाइलेट कर दिया। ADP राइबोसाइलेट करने पर PKA जो है वह कंटिन्यूसली फॉस्फोराइलेट होता रहता है और ये हाइपर फॉस्फोराइलेशन के स्टेट पर आ जाता है। इसके कंटिन्यूसली एक्टिव होने से प्रोटीन काइनेज A क्या करता है कि वह क्लोरीन ट्रांसपोर्टर को फॉस्फोराइलेट कर देता है, और क्लोरीन ट्रांसपोर्टर को फॉस्फोराइलेट करने पर यह क्लोरीन कंटिन्यूसली एपिथेलियल सेल से बाहर होने लगते हैं। इवन वाटर भी जो है
वह सेल्स से ल्यूमन की तरफ बाहर होने लगते हैं। इवन सोडियम का भी लॉस यह पीके करने लग जाता है। एक्चुअल में सोडियम के केस में यह प्रोटॉन और सोडियम एंटीपोटर को एक्टिव कर देता है, जिस कारण से सोडियम कंटिन्यूअसली सेल्स से बाहर निकलने लग जाते हैं। वाटर कंटिन्यूअसली ल्यूमन की तरफ आने लग जाता है और क्लोरीन जो है वह सेल्स से ल्यूमन में आउट सीक्रेट होने लग जाते हैं। इस वजह से इन सब के सीक्रेशन से कोलेरा के सिम्टम्स में हमको डायरिया के कंडीशन या डिहाइड्रेशन के कंडीशंस देखने को मिलता है। तो आपको एक पॉइंट बहुत ध्यान से जो याद रखना है वह यह है कि कोलेरा टॉक्सिन का ए सब यूनिट एडीपी राइबोसाइलेशन करता है जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट पर। थैंक यू।